नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के 16th लेक्चर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे मैकियावेली के समय सर्कमस्टांसिस कैसी थी, किन परिस्थितियों में उनके द्वारा लिखा जाता है। वैसे तो देखो, हर एक थिंकर के बारे में एक बात बोली जाती है, एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। ये बात इसलिए बोली जाती है क्योंकि हर एक थिंकर पर उस थिंकर के जीवन के दौरान जो सर्कमस्टांसिस थी, जो परिस्थितियाँ थीं, उन परिस्थितियों की छाप देखने को मिलती है उस थिंकर के काम में। आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया प्लेटो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट क्यों देते हैं। उस समय एथेंस सिटी स्टेट की जो सोसाइटी थी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रही थी, रूलिंग क्लास पैसों के पीछे भाग रही थी। तो एथेंस सिटी स्टेट की परिस्थितियों की छाप देखने को मिलती है प्लेटो के काम पर। उसी प्रकार से मैकियावेली के काम पर भी, मैकियावेली के जीवन के समय जो परिस्थितियाँ थीं उनकी छाप देखने को मिलती है। लेकिन देखो, मैकियावेली के बारे में ये कहा जाता है परिस्थितियों की छाप मैकियावेली के काम पर कुछ ज़्यादा ही है, और थिंकर्स के अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा ही छाप देखने को मिलती है मैकियावेली के काम पर उस समय जो परिस्थितियाँ थीं। इसी वजह से मैकियावेली को सेबाइन के द्वारा नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड भी कहा जाता है। यहाँ पर नीचे देखो, सेबाइन के द्वारा मैकियावेली को कहा जाता है नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड। ये इसलिए कहा जाता है, सेबाइन का कहना था अगर मैकियावेली के जीवन काल के दौरान परिस्थितियाँ कुछ अलग होती तो वो कुछ और लिखते। सेम बात जो मैंने आपको बताई, परिस्थितियों की बहुत गहरी छाप देखने को मिलती है मैकियावेली के जीवन काल पर, इसीलिए उन्हें कहा जाता है नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड। मैकियावेली को चाइल्ड ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है। रेनेसां देखो आया था 1300 से लेके 1600 के बीच में। स्टार्टिंग हुई थी इटली के फ्लोरेंस से ही। रेनेसां का सिंपल मतलब है रीबर्थ। जैसे मैंने आपको बताया, उस समय चर्च काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, चर्च काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो चुका था, डोगमेटिक वैल्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, हर एक एक्टिविटी गॉड पर आधारित हुआ करती थी। मैन को सिर्फ स्लेव समझा जाता था जिसका मकसद है सेल्वेशन यानी मुक्ति। तो 1300 से लेके 1600 के बीच एक मूवमेंट चलती है, कल्चरल मूवमेंट, और उसी कल्चरल मूवमेंट को कहा जाता है रेनेसां। मकसद था इस मूवमेंट का जो एंशिएंट ग्रीक वैल्यूज़ हैं उनको फिर से रिवाइव किया जाए। मूवमेंट का मेन मकसद ये था, एंशिएंट ईरा में जो वैल्यूज़ थी उन वैल्यूज़ के अनुसार सभी एक्टिविटीज़ का मेन फोकस ह्यूमन हुआ करता था, रैशनैलिटी हुआ करती थी, डोगमेटिज्म जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो यही मूवमेंट है रेनेसां, पुरानी वैल्यूज़ को फिर से रिवाइव किया जाए, हर प्रकार की एक्टिविटी का केंद्र ह्यूमन हो, रैशनैलिटी हो, डोगमेटिज्म ना हो। तो मैकियावेली के काम पर रेनेसां की भी झलक देखने को मिलती है, यानी इस कल्चरल मूवमेंट की भी झलक देखने को मिलती है। इसी वजह से मैकियावेली को चाइल्ड ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है। आगे हम एड्रेस करेंगे इस टॉपिक को भी, क्यों कहा जाता है उन्हें चाइल्ड ऑफ रेनेसां, उनके ऐसे कौन से काम हैं जिनमें रेनेसां की झलक देखने को मिलती है। लेकिन अभी ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं उनके जीवन काल के दौरान सर्कमस्टांसिस कैसी थी। इसके बाद देखो, कुछ लोग मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी कहते हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है मैकियावेली को कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन कुछ लोग इनकार भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैकियावेली फर्स्ट मॉडर्न थिंकर नहीं थे, वो ट्रांजिशनल थिंकर हैं। एक्चुअल में मैकियावेली के जीवन काल के दौरान मेडिवल एज खत्म हो रहा था, यानी मध्यकालीन जो युग है वो खत्म होने को आया था और मॉडर्न एज यूरोप में स्टार्ट होने वाला था। इसी वजह से कुछ दूसरे लोग उन्हें नॉन मेडिवल और ए मॉडर्न थिंकर भी कहते हैं। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, एंशिएंट यूरोप में क्या कुछ हुआ करता था, मेडिवल यूरोप में क्या कुछ हुआ करता था, और मॉडर्न यूरोप में क्या कुछ होता है। देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, एंशिएंट यूरोप में उस समय सिटी स्टेट हुआ करते थे, जैसे एथेंस सिटी स्टेट, स्पार्टा सिटी स्टेट। हमने डिस्कस किया जब प्लेटो और एरिस्टोटल को डिस्कस किया था। एज ऑफ फिलोसफी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। डिसेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी पावर, हर एक सिटी स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट हुआ करता था, यानी खुद को खुद ही गवर्न किया करता था। छोटी छोटी सिटीज़ वही स्टेट्स, और वो अपने आप को खुद ही गवर्न किया करते थे। पावर डिसेंट्रलाइज्ड थी। स्लेवरी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी एंशिएंट यूरोप में। बात करें मेडिवल यूरोप की, मेडिवल यूरोप में रोमन एम्पायर इमर्ज होकर आया, जो कि एक कन्फेडरेशन था। काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेट्स
और सिटीज़ को मिला के ये कन्फेडरेशन था रोमन एम्पायर। और इस एम्पायर के हाथों में पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी। समझ गए, ये डिफरेंस आ गया। एंशिएंट यूरोप में पावर डिसेंट्रलाइज्ड थी और यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी। रिलीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। मेडिवल यूरोप में ये दूसरा डिफरेंस आ गया। एंशिएंट यूरोप में फिलोसफी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था और मेडिवल यूरोप में रिलीजन पे फोकस किया जाता था। रिलीजन चलता है फेथ के बेस पे, यानी विश्वास के बेस पे, और फिलोसफी चलती है लॉजिक के बेस पर। तीसरा डिफरेंस बड़ा यहाँ पे देखो ये आ जाता है। फ्यूडलिज्म हुआ करता था मेडिवल यूरोप में और एंशिएंट यूरोप में स्लेवरी हुआ करती थी। फ्यूडलिज्म होता क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले एक बार डिफरेंस देख लीजिए। मॉडर्न यूरोप में नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया। नेशन स्टेट क्या है वो भी अभी आपको बताऊंगा। और मॉडर्न यूरोप में साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। समझ गए डिफरेंस, समझ रहे हो ना। एंशिएंट यूरोप में फिलोसफी, उसके बाद मेडिवल यूरोप में रिलीजन पे फोकस किया जाने लगा और मॉडर्न यूरोप में साइंस पे फोकस किया जाने लगा, यानी ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया जाने लगा, एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस किया जाने लगा। और मॉडर्न यूरोप में आ गया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का क्या मीनिंग है वो भी हम समझते हैं। तो अभी बेसिकली 3 टर्म्स का मतलब हमें समझना है। फ्यूडलिज्म का क्या मतलब है, कैपिटलिज्म का क्या मतलब है और नेशन स्टेट का क्या मतलब है। पहले हम बात करते हैं फ्यूडलिज्म की। फ्यूडलिज्म देखो एंशिएंट यूरोप का एक सोशल सिस्टम था। इस सोशल सिस्टम में लैंड की सारी जो ओनरशिप है वो किंग के पास हुआ करती थी, यानी राजा मालिक लैंड का। लेकिन राजा उस लैंड को दिया करता था नोबल्स को। किस लिए? बदले में नोबल्स किंग को समय आने पर सोल्जर्स देते थे, पैसा देते थे, और राजा नोबल्स को लैंड दे देता था। उसके बाद नोबल्स या तो लैंड आगे दे देते थे किसी इंटरमीडियरी को। यहाँ पर देखो आप इस हायरार्की में किंग के बाद नोबल्स, नोबल्स के बाद कोई इंटरमीडियरी यानी बिचौलिया, एबीसी मान लीजिए। नोबल्स या तो लैंड एबीसी को दे देते थे या फिर अपने पास ही रखते थे। पीजेंट्स का काम क्या हुआ करता था? पीजेंट्स लैंड पे रहा करते थे, काम किया करते थे, लेकिन लैंड की ओनरशिप उनके पास नहीं होती थी। उनको मजबूर किया जाता था अपनी सर्विसेज देने के लिए। पीजेंट्स को उस समय सर्फ्स भी कहा जाता था, सर्फ्स। और किंग, नोबल्स, इंटरमीडियरी, इन सबको कहा जाता था लॉर्ड्स। लॉर्ड्स और सर्फ्स, आपने सुना होगा ये टर्म। पीजेंट्स को ये भी बोला जाता था आप काम कीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। समझ गए? तो इस प्रकार का सिस्टम था। और देखो ये सर्फ्स यानी पीजेंट्स जो काम करा करते थे उनको काम छोड़ने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी, और ये काइंड ऑफ हेरिडिटी सिस्टम हुआ करता था। कोई पर्सन है, उसका बेटा या बेटी भी वही काम करेंगे जो उनके पेरेंट्स किया करते थे, यानी हेरिडिटी सिस्टम चला आता था। जिसके लैंड पर कोई पीजेंट काम करता था उसके बच्चे भी उसी लैंड पर काम करेंगे, उनके बच्चे भी उसी लैंड पे काम करेंगे। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग था, बंधुआ मजदूरी एक प्रकार से होती है, वैसा सिस्टम था ये फ्यूडलिज्म का। तो हमने फ्यूडलिज्म डिस्कस कर लिया। फ्यूडलिज्म के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटलिज्म के बारे में। कैपिटलिज्म के बारे में देखो ऐसा कहा जाता है, इट इज़ ए सिस्टम बेस्ड ऑन मार्केट। मार्केट पे बेस्ड ये सिस्टम है कैपिटलिज्म का। मार्केट में आपको पता है फ्रीडम होती है। इवन वो सर्फ्स जो जिनको निश्चित रूप से पहले किसी लैंडलॉर्ड के लैंड पर काम करना पड़ता था, उन सर्फ्स को भी अब आज़ादी है, वो अपने हिसाब से अपने लेबर को बेच सकते हैं। बंधुआ मजदूरी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं कि आपको एक ही लैंडलॉर्ड के पास बंधुआ मजदूरी करनी होगी, नहीं। जो ज़्यादा पैसा देगा आप वहाँ काम कर सकते हो। देखो डिफरेंस देख के आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, दोनों सिस्टम साथ साथ नहीं चल सकते। अगर कैपिटलिज्म को आना है तो फ्यूडलिज्म को ख़त्म होना होगा। अगर हर जगह फ्यूडलिज्म होगा तो जो मजदूर हैं वो तो लैंडलॉर्ड्स के पास ही काम करते रहेंगे। कैपिटलिज्म में वर्कर्स कहाँ से आएंगे फिर? तो अगर कैपिटलिज्म को आना है तो पहले फ्यूडलिज्म को ख़त्म होना होगा। फ्यूडलिज्म ख़त्म होगा तभी कैपिटलिज्म आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने कैपिटलिज्म का कुछ बेसिक डिस्कस किया। आगे डिटेल से आएगा कैपिटलिज्म, हम जब मार्क्स पढ़ेंगे तब भी डिटेल से आएगा, और आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे लिबरलिज्म में तब भी डिटेल से आएगा। फिलहाल हम ये जानते हैं कैपिटलिज्म और नेशन स्टेट के बीच रिलेशन क्या है, नेशन स्टेट है क्या। आप मुझे एक सिंपल बात बताइए, स्टेट का क्या मतलब है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्टेट, अगर देखो फिलहाल हम टेक्निकल डेफिनेशन में ना जाएं, सिंपली क्या हम कह सकते हैं, स्टेट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब है? अथॉरिटी का मतलब है पावर।
लेकिन लेजिटिमेट पावर, तो आप कह सकते हो अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। हमारे देश में यानी इंडिया में, इंडिया के पास पावर है, कोई भी कानून बनाया जा सकता है, कोई भी टैक्स लागू किया जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूं, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच डिफरेंस है। स्टेट देखो चलता रहता है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है। अभी फिलहाल बीजेपी की पावर है, उसके बाद कोई और आएगा। बीजेपी से पहले यूपीए की पावर थी। गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, लेकिन स्टेट टिका रहता है। तो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच रिलेशन क्या है? स्टेट की पावर्स को एक्सरसाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट को देखो चलाना है तो किसी के द्वारा तो चलाया जाएगा ना, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट चुनते हैं, यानी हमने कुछ लोगों को चुना है इंडिया को चलाने के लिए। ये डिफरेंस है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच। तो स्टेट की तरफ से कानून बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, टैक्स हटाया या फिर लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है। एक्चुअली वो पावर स्टेट की पावर है। स्टेट ने अपनी पावर कुछ लोगों को दी हुई है और उन लोगों को हम हर 5 साल में एक बार चुनते हैं। एक्चुअल में पावर तो स्टेट की है ना, तो इसीलिए कहा जाता है स्टेट इज अथॉरिटी। और अथॉरिटी का क्या मतलब है? पावर प्लस लेजिटिमेसी। पावर तो आपको समझ में आता होगा, लेजिटिमेसी बताता हूं। लेजिटिमेसी का मतलब देखो ये होता है, हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें लगता है स्टेट की जो पावर है वो उचित है, हमारे हित में है। जिस दिन जनता को ये लगना स्टार्ट हो गया स्टेट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो हमारे हित में नहीं हैं, तो उनके द्वारा विरोध स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहां पर पाकिस्तान की पावर तो है लेकिन लेजिटिमेसी नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों को लगता है हम पर पाकिस्तान सरकार के जो कानून लागू होते हैं वो गलत हैं, हमें अलग होना है पाकिस्तान से। तो वहां पे अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता, पाकिस्तान की पावर है, लेजिटिमेसी नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों को लगता है पाकिस्तान का जो रूल है हमारे हित में नहीं है, तो इसलिए काफ़ी सारे ग्रुप्स वहाँ पे मूवमेंट भी चला रहे हैं। कोई वायलेंट मूवमेंट है, कोई पीसफुल मूवमेंट है, अलग होना चाहते हैं वो पाकिस्तान से। वहाँ पे लेजिटिमेसी नहीं है, सिर्फ पावर है। अगर पावर भी हो और लेजिटिमेसी भी हो तो होती है अथॉरिटी। देखो ये सारे बड़े बड़े टॉपिक हैं। स्टेट का अलग से टॉपिक है, पावर पॉलिटिकल थ्योरी में एक अलग से बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी मैकियावेली हमें समझना है तो थोड़ी थोड़ी जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ सकोगे। लेकिन ये आगे बहुत डिटेल से हैं। पावर काफ़ी डिटेल से है पॉलिटिकल थ्योरी में, स्टेट काफ़ी डिटेल से है पॉलिटिकल थ्योरी में। नेक्स्ट हम लिंक समझते हैं, राइज ऑफ कैपिटलिज्म का क्या नाता है नेशन स्टेट के कंसेप्ट से। देखो कैपिटलिज्म का जो पूरा कंसेप्ट है, जैसा हमने डिस्कस किया, फ्रीडम पर आधारित है, सेल परचेज की फ्रीडम है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लीजिए ए के पास कोई सामान है, बी उसे खरीद रहा है, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बी कहता है ए को आप सामान दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन देखो अगर कैपिटलिज्म के सिस्टम को कहीं पर पनपना है तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स कर सके। मान लीजिए ए ने बी को सामान दे दिया, सामान लेने के बाद बी ने मना कर दिया ए को कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट अब टूट गया। तो कोई तो ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए ना जिसके पास ए जा सके और बोले कि भैया देखो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है बी ने, मैंने इसको सामान दे दिया और इसने मुझे पैसा नहीं दिया है। तो मेडिवल ईरा में क्या हुआ करता था, कोई एक अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी, कई सारे सेंटर्स ऑफ पावर हुआ करते थे। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, फ्यूडलिज्म हुआ करता था, काफ़ी सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, तो कई सारे सेंटर्स पावर के हुआ करते थे। अब ए किसी सेंटर ऑफ पावर के पास जाएगा, यानी किसी फ्यूडल लॉर्ड के पास जाएगा, बोलेगा देखो मेरा गलत हुआ है, बी किसी फ्यूडल लॉर्ड के पास जाएगा। इस प्रकार की सिचुएशन में ये पूरा पावर गेम बन के रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स नहीं हो सकेगा। अगर देखो कैपिटलिज्म को पनपना है, यानी ए और बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे इफेक्टिवली इन्फोर्स करना है, तो एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए, एक ही पावर, एक ही अथॉरिटी। जिसके साथ भी कुछ गलत हो, चाहे ए के साथ हो या बी के पास हो, वो उस अथॉरिटी के पास जाएं और जाके बोलें कि देखो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ है, और वो अथॉरिटी एक्शन ले, कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्टिवली इन्फोर्स किया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, एक अथॉरिटी कैसे इस्टेब्लिश होगी? एक अथॉरिटी तो तभी इस्टेब्लिश होगी ना, मान लीजिए किसी एरिया में ये सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इन पूरे एरिया में
कुछ लोगों की चलती है। कोई राजा आए और यहाँ पे पूरा लाइन खींच दे। लाइन खींचने के बाद राजा बोले सभी फ्यूडल लॉर्ड्स को कि भैया यहाँ पे इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ मैंने लाइन खींची है सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी, एक ही अथॉरिटी होगी और वो मेरी होगी, कोई बकवास नहीं करेगा मेरे सामने। ऐसे सिस्टम में कैपिटलिज्म पनप सकता है। इसमें देखो किंग्स का भी फायदा है जो राजा ऐसा करेगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट यानी जो व्यापारी हैं वो राजा को पैसे देंगे, क्योंकि राजा उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, राजा व्यापार को अच्छे से चलने देगा। समझ गए ना आप? इस पूरे एरिया में जहां पर राजा का रूल होगा सिर्फ राजा का ही रूल होगा और किसी का रूल नहीं होगा। एक ही सेंटर ऑफ पावर होगा, किंग। इवन चर्च भी राजा के अंडर ही काम करेगा। सभी लोगों को राजा की मर्जी माननी ही पड़ेगी। ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल अनुकूल है कैपिटलिज्म के पनपने के लिए, क्योंकि किसी को भी दिक्कत होगी वो राजा के पास जाएगा, बोलेगा देखो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ है, राजा कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा स्टेट का सिंपल मतलब है अथॉरिटी, और अथॉरिटी चाहिए कैपिटलिज्म को पनपने के लिए। वैसे देखो टेक्निकल टर्म्स में स्टेट के लिए 4 एलिमेंट्स का होना जरूरी है: पावर, टेरिटरी, तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट और चौथे नंबर पे सोवरेनिटी। लोग होंगे तभी स्टेट होगा, लोगों के बिना स्टेट नहीं बन सकता। दूसरे नंबर पे टेरिटरी, लोग होंगे तो लोग रहेंगे कहाँ पे? उनको रहने के लिए जगह तो चाहिए ना, चाहे वो लैंड पे रहें, समुद्र में रहें, पहाड़ों पे रहें, नदी में रहें, कुछ तो जगह चाहिए ना, यानी टेरिटरी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट, स्टेट को चलाने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे इंडिया को चलाने के लिए फिलहाल विभिन्न राज्यों में सरकारें हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए का रूल है। चौथे नंबर पे सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर। देखो अभी फिलहाल हमारे देश में एक ही पावर है, एक ही संविधान है, एक ही पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। इसके अलावा और कोई तो पावर नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कोई पर्सन खड़ा हो गया बोले नहीं मैं पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों को नहीं मानता, मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा तो उस पर्सन को सजा सुनाई जाएगी प्रॉपर कानून के तहत। कहने का एसेंस ये है सोवरेनिटी का मतलब एक ही पावर होगी जो सुप्रीम पावर होगी, उसकी पावर के आगे कोई दूसरी पावर की नहीं चलेगी। तो 4 एलिमेंट्स टेक्निकल रूप से हम कह सकते हैं होते हैं स्टेट में। अब हम थोड़ा टेक्निकल भाषा में डिस्कस करते हैं नेशन स्टेट का क्या मतलब है। नेशन स्टेट का मतलब डिस्कस करने से पहले आप मुझे ये बताइए नेशन का क्या मतलब है। नेशन का देखो सिंपल मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो किसी कॉमन डोर से बंधे हुए हैं। उन लोगों की या तो हिस्ट्री कॉमन है, या फिर उनका कल्चर कॉमन है, या फिर वो सब लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर वो एक ही रेस से हैं, तो वो नेशन है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। पंजाब में देखो बहुत सारे लोग रह रहे हैं और वो पंजाबी बोलते हैं, तो जो लोग रह रहे हैं पंजाब में वो एक नेशन है। आप जर्मनी का एग्जांपल ले सकते हो। जर्मनी में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और जर्मन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो एक नेशन है। इंडिया में तो बहुत सारे नेशंस हैं, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारी। तो एक नेशन नहीं है इंडिया में, इंडिया में बहुत सारे नेशंस हैं। अभी तक देखो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट है, जियो पॉलिटिकल यूनिट है, लेकिन नेशन एक कल्चरल यूनिट है। मैं आपको सिंपल बताता हूं, आपको आसानी से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो कुर्द एक नेशन तो है, उनमें फीलिंग है वननेस की, लेकिन स्टेट नहीं है। कुर्द जो लोग हैं, कुर्दिश लोग, कई सारे स्टेट में डिवाइडेड हैं। टर्की में कुछ कुर्द हैं, ईरान में कुछ कुर्द हैं, इराक में कुछ कुर्द हैं, कई सारे देशों में रहते हैं कुर्द। ये सब कुर्द आपस में एक नेशन तो है, लेकिन स्टेट नहीं है। क्या कोई अलग से देश है कुर्द्स के लिए? नहीं, अलग से देश नहीं है। तो नेशन स्टेट का सिंपल मतलब ये है कि एक नेशन के लिए जब कोई एक स्टेट होता है तो उसे कह दिया जाता है नेशन स्टेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूरोप में क्या हुआ था, जो लोग जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे उनके बीच में एक फीलिंग थी वननेस की, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे वो सब, तो नेशन था। नेशन ने एक स्टेट भी बना लिया, जर्मनी अलग से देश भी बन गया। पहले सिर्फ नेशन था, पहले सिर्फ उनके अंदर एक कल्चरल फीलिंग थी,
लेकिन बाद में उन्होंने जर्मनी को एक स्टेट भी बना दिया, यानी पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल यूनिट भी बन गया जर्मनी। तो जर्मनी काइंड ऑफ नेशन स्टेट है, जर्मनी के लोग जर्मन बोलते हैं। उसी प्रकार से फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ। फ्रेंच बोलने वाले लोगों का एक नेशन था, फीलिंग ऑफ वननेस थी, उन्होंने अपने आप को एक देश बना दिया, यानी पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल यूनिट भी बना दिया। तो फ्रांस एक नेशन स्टेट हो गया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में काफ़ी सारे नेशंस हैं। इंडिया में बहुत से लोग कन्नड़ बोलते हैं, तो वहाँ पे एक नेशन है। बहुत से लोग तमिल बोलते हैं, वो भी एक नेशन है। बहुत से लोग मलयालम बोलते हैं, वो भी एक नेशन है। तो इंडिया में बहुत सारे नेशंस हैं। तो इंडिया एक नेशन स्टेट ना होके इंडिया एक स्टेट नेशन है। समझ गए डिफरेंस क्या है? नेशन स्टेट में देखो, एक स्टेट में एक नेशन, और स्टेट नेशन में एक स्टेट में काफ़ी सारे नेशंस। हुआ क्या था, यूरोपियन पावर्स ने जब वर्ल्ड के विभिन्न इलाकों में कॉलोनीज बनानी स्टार्ट की, तो उन्होंने देखो नेशन वगैरह कुछ नहीं देखा। यूरोप में तो ये हुआ था ना, जिन लोगों के बीच में फीलिंग ऑफ वननेस थी, सिमिलर लैंग्वेज बोलते थे या फिर सिमिलर हिस्ट्री थी, तो उन्होंने स्टेट बना दिया। लेकिन यूरोपियन पावर्स ने एशिया और बाकी कॉन्टिनेंट्स पर राज किया, तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉलिटिकल बाउंड्रीज डिसाइड की। इसी वजह से ना सिर्फ इंडिया में बल्कि और भी काफ़ी सारे देशों में, खास करके अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में, एशिया के कुछ कंट्रीज़ में वन नेशन वन स्टेट नहीं है, स्टेट नेशंस का कंसेप्ट है, यानी एक स्टेट काफ़ी सारे नेशंस। इस प्रकार से हमने बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। फ्यूडलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, नेशन स्टेट क्या है, स्टेट नेशन क्या है, स्टेट क्या है। अब मैकियावेली के कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं मैकियावेली की मेथोडोलॉजी की। किस मेथोडोलॉजी को अपनाया गया मैकियावेली के द्वारा अपनी थ्योरीज देने के लिए? जैसे प्लेटो के द्वारा अपनाया गया डायलेक्टिक्स के मेथड को, मैकियावेली ने फोकस दिया हिस्ट्री पे। मैकियावेली ने कहा फिलोसफी के बजाय हिस्ट्री और साइकोलॉजी की सहायता से पॉलिटिक्स को समझा जा सकता है। आपको ये जानना है फ्यूचर में पॉलिटिक्स में किस प्रकार का रास्ता अख्तियार किया जाए, इसके लिए आप हिस्ट्री की तरफ अपना रुख मोड़ो, हिस्ट्री को समझो, लोगों की साइकोलॉजी को समझो। देखो, मैकियावेली का ये मानना था ह्यूमन नेचर, ह्यूमन प्रॉब्लम्स हर एक समय में सेम ही होती हैं। एंशियंट ईरा में भी ह्यूमन नेचर सेम था, और एंशियंट ईरा में भी ह्यूमन बींग्स सेम ही तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो उन्होंने उस समय कैसे रिएक्ट किया, उसी समय ह्यूमन बींग्स, मैकियावेली का मानना था कि हमारे समय रिएक्ट करेंगे। इसीलिए मैकियावेली का कहना था हर एक चीज़ को समझने के लिए आप पास्ट की तरफ देखो। उनका जो मेथड था इंपीरिकल मेथड या फिर मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मैकियावेली ने बहुत सारे देशों में एज ए एनवॉय काम किया। इन्होंने काफ़ी कुछ देखा। इन्होंने देखा ह्यूमन बींग्स किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, उनका नेचर कैसे होता है, पावर के लिए क्या कुछ करते हैं ह्यूमन बींग्स, सब कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरीज दी। तो ये दो एलिमेंट्स हैं मैकियावेली की मेथोडोलॉजी की। एक तो उन्होंने हिस्ट्री पे फोकस किया, दूसरा उन्होंने नॉलेज गेन करने के लिए इंपीरिकल मेथड को अपनाया, यानी ऑब्जर्व किया लोगों के नेचर को, और उसके बाद अपनी थ्योरी दी। देखो, मैकियावेली रियलिस्ट थे, जैसे प्लेटो आइडियलिस्ट थे, मैकियावेली रियलिस्ट थे। वो इस चीज़ पे फोकस करते थे व्हाट इज। वो कहते थे ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है बहुत ज़्यादा लालची है। आगे आएगा अभी डिटेल से ह्यूमन नेचर पे वो क्या बोलते हैं। जैसा है वो उसी चीज़ पे फोकस करते थे, जबकि प्लेटो फोकस कर रहे थे व्हाट ought टू बी, आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। मैकियावेली कहते हैं भैया स्टेट तो ऐसा ही है, लोग तो लालची हैं, लेकिन इस लालच की दुनिया में आपको अपनी पावर को कैसे मेंटेन रखना है, इस चीज़ पे मैकियावेली फोकस करते हैं। अब हम आते हैं मैकियावेली की बुक द प्रिंस की तरफ। जैसा मैंने आपको पहले बताया, देखो मैकियावेली अपनी बुक द प्रिंस में कई सारे मुद्दों पर एडवाइस देते हैं मेडिची फैमिली के प्रिंस को। फॉर एग्जांपल, फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स है कैसा, इस मुद्दे पर मैकियावेली अपनी एडवाइस देते हैं। दूसरे नंबर पे ह्यूमन नेचर वास्तव में कैसा होता है, इस इशू पर मैकियावेली अपनी राय देते हैं, अपनी एडवाइस देते हैं प्रिंस को। तो एक एक करके मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में जो भी एडवाइस दी हैं, उन सब इंपॉर्टेंट एडवाइस को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मैकियावेली क्या एडवाइस देते हैं प्रिंस को नेचर ऑफ फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में।
यानी मैकियावेली क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, कैसा फील्ड है, पॉलिटिक्स का नेचर कैसा है। देखो मैकियावेली ये बोलते हैं पॉलिटिक्स का ये जो फील्ड है इसमें भलाई का कोई स्कोप नहीं है। हम वास्तव में रहते कैसे हैं बहुत अलग है कैसे हमें रहना चाहिए। अगर प्रिंस इस बात पर फोकस करेगा व्हाट ought टू बी यानी क्या होना चाहिए और इस बात को इग्नोर कर देगा व्हाट इज, तो ना सिर्फ वो प्रिंस अपना नुकसान करेगा बल्कि अपने स्टेट के लोगों का भी नुकसान करेगा। यानी प्रिंस को इस बात पर फोकस करना चाहिए व्हाट इज, ना कि व्हाट ought टू बी, है क्या इस बात पे फोकस करना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए। प्रिंस को देखो हर एक चीज में अच्छाई या फिर भलाई नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर प्रिंस हर एक चीज में अच्छाई ढूंढेगा, भलाई ढूंढेगा या फिर ढूंढेगी तो उसे दुख मिलेगा। दुख क्यों मिलेगा? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, उनका नेचर खराब है। आप उनकी कितनी भी भलाई कर लो लेकिन फिर भी वो आपकी भलाई नहीं करेंगे, वो आपकी अच्छाई नहीं करेंगे, वो आपके लिए कुछ ना कुछ बुरा ही करेंगे, इसलिए आपको दुख होगा। देखो मैकियावेली चाहते हैं प्रिंस जो हैं वो आइडियाज की दुनिया में ना रहें, जैसे प्लेटो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की बात किया करते थे, नहीं। मैकियावेली कहते हैं एक प्रिंस को आइडियाज की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, उसे रियलिटी को समझना चाहिए, रियलिटी में क्या कुछ चल रहा है। एक प्रिंस अपने पर्सनल बिलीफ्स के लिए, पर्सनल वैल्यूज के लिए नेशनल इंटरेस्ट को यानी लोगों के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध में आपको पता है मिलिट्री को काफ़ी बार ऐसे तौर तरीकों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है जिन्हें जायज़ तो नहीं कहा जा सकता लेकिन युद्ध जीतने के लिए वो ज़रूरी होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री मोदी ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया मेरी वैल्यू है, आप ऐसा मत कीजिए, ये मेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। आपकी वैल्यू मैटर नहीं करती, नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट मैटर करते हैं। आपकी वैल्यूज लोगों के इंटरेस्ट में बीच में नहीं आ सकती, नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। मैकियावेली ने कहा पॉलिटिक्स ना तो एथिक्स है और ना ही रिलीजन है। आप पॉलिटिकल एक्शंस को एथिक्स या फिर रिलीजन के प्रिंसिपल्स पर मेजर नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स को अगर आपको मेजर करना है, पॉलिटिक्स को आपको समझना है तो आपको अलग प्रिंसिपल्स अपनाने की आवश्यकता है। समझ गए ना? यानी एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं होते, ऐसी बात मैकियावेली के द्वारा बोली गई। मैकियावेली ने कहा पॉलिटिक्स में देखो एंड जस्टिफाई द मीन्स, मतलब रिजल्ट आना चाहिए, तरीका कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या तरीका अपनाया जाए युद्ध जीतने के लिए, बस युद्ध जीतना जरूरी है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मतलब इस चीज को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, एंड जस्टिफाई द मीन्स। अब हम मैकियावेली के जो व्यू हैं फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में उनको क्रिटिकली एसेस करेंगे। आप बताइए आपको कैसे लगे हैं? क्या मैकियावेली ने जो कुछ कहा है फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, क्या आपको मैकियावेली की बात सही लगती है या फिर गलत लगती है? एक थिंकर है सेबाइन। सेबाइन ने मैकियावेली को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। सेबाइन ने मैकियावेली के बारे में बोला है मैकियावेली इज़ नैरोली डेटेड, नैरोली लोकेटेड। यानी मैकियावेली के जीवन काल के समय जो सर्कमस्टांसिस थी उनकी गहरी छाप देखने को मिलती है मैकियावेली के काम पर। अगर सर्कमस्टांसिस कुछ अलग प्रकार की होती तो मैकियावेली का जो काम है वो भी अलग प्रकार का होता। यानी पॉलिटिक्स में उनके जो व्यूज़ होते वो अलग किस्म के होते। देखो ये बात सच है, मैकियावेली के काम में उस समय जो सर्कमस्टांसिस थी उनकी झलक देखने को मिलती है। मैकियावेली का एक्सपीरियंस इस प्रकार से रहा, तभी उनके जो विचार हैं पॉलिटिक्स के बारे में इतने ज़्यादा पैसिमिस्टिक हैं। लेकिन उनके विचार गलत नहीं है, कुछ हद तक उनके विचार ठीक भी हैं। कौटिल्य के बारे में आपने सुना होगा, कौटिल्य इंडिया में थे। कौटिल्य का टाइम अलग था और उनका स्पेस भी अलग था, मतलब वो यूरोप में नहीं थे, वो इंडिया में थे। लेकिन फिर भी कौटिल्य के विचार भी इसी प्रकार से हैं जैसे मैकियावेली के विचार थे। इसलिए आप मैकियावेली के जो विचार हैं पॉलिटिक्स के बारे में उन्हें पूरी तरह से गलत नहीं ठहरा सकते। तो ये हमने पहले एडवाइस दी। मैकियावेली प्रिंस को फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में क्या एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नेचर के बारे में, मैकियावेली प्रिंस को क्या एडवाइस देते हैं, ह्यूमन नेचर कैसा है। मैकियावेली की ये फेमस स्टेटमेंट है ह्यूमन नेचर के बारे में,
मैकियावेली ने कहा था, मैन इज बाय नेचर सेल्फिश, अनग्रेटफुल, डिसीटफुल, कावर्ड, फिकल माइंडेड एंड एवेरेशियस। देखो, सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी, अनग्रेटफुल मतलब एहसान फरामोश, डिसीटफुल गद्दार, धोखेबाज, कावर्ड का मतलब है कायर, फिकल माइंडेड का मतलब है जिसका माइंड जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, और सबसे लास्ट में एवेरिशियस का मतलब है ग्रीडी यानी लालची। तो ह्यूमन नेचर के बारे में ये सब कुछ कहा गया मैकियावेली के द्वारा। मेथोडोलॉजी क्या है मैकियावेली की? मेथोडोलॉजी देखो हर एक एडवाइस में सेम है। दो एलिमेंट्स हैं मैकियावेली की मेथोडोलॉजी में। पहला ऑब्जर्वेशन, यानी मैकियावेली ने काफ़ी सारे पदों पर काम किया तो उन्होंने लोगों के नेचर को देखा, ऑब्जर्व किया। दूसरा हिस्ट्री, मैकियावेली हिस्ट्री की तरफ देखते हैं पॉलिटिक्स को समझने के लिए, हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ है। मैकियावेली कहते हैं देखो, टाइम इरा कोई भी हो, ह्यूमन नेचर हर एक टाइम इरा में सेम ही रहा है। मैकियावेली ने एक कंसेप्ट दिया यूनिवर्सल इगोइज्म का। यूनिवर्सल इगोइज्म का कंसेप्ट कहता है ह्यूमन बींग्स को सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने इंटरेस्ट पर फोकस करना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार मैन स्वार्थी होता है, इसलिए एहसान फरामोश और धोखेबाज भी होता है। मैकियावेली के अनुसार लोग प्रिंस के साथ यानी राजा के साथ तब तक रहेंगे जब तक प्रिंस के द्वारा लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा रहा है। जिस दिन प्रिंस ने लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करना बंद कर दिया, लोग प्रिंस की खिलाफत करना स्टार्ट कर देंगे। और इवन अगर प्रिंस के द्वारा लोगों के इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि लोग प्रिंस को धोखा नहीं देंगे। उसके बाद मैकियावेली ये बोलते हैं, इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। मैकियावेली ने कहा कि देखो, लोगों के दिल में प्रिंस का खौफ होना चाहिए। लोग प्रिंस को प्यार करते हैं, अफेक्शन है लोगों की प्रिंस के प्रति, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो, प्यार तो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, आज करते हैं कल छोड़ भी सकते हैं प्यार करना। लेकिन प्रिंस का डर होना चाहिए लोगों के दिलों में, क्योंकि डर देखो इंसान अपनी मर्जी से नहीं करता, डर इंसान के मन में पैदा होता है दूसरे की मर्जी से। यानी इट इज़ बेटर टू बी लव्ड देन टू बी फियर्ड। अगर प्रिंस को अपना काम निकलवाना है, अगर प्रिंस चाहता है कि लोग उसी के आदेश माने, तो प्यार से काम नहीं चलेगा, प्रिंस का डर होना चाहिए लोगों के मन में। इसके बाद मैकियावेली कहते हैं मैन इज पोसेसिव बाय नेचर। पोसेसिव का क्या मतलब होता है? पोसेसिव का देखो मतलब ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, और आपके पास जो चीज़ें हैं उनमें आपको प्राइड महसूस हो, बहुत ज़्यादा ही, मतलब झूठ से ज़्यादा प्राइड महसूस हो, अनड्यू लाइकिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कहते नहीं कि हस्बैंड या वाइफ जो है अपने स्पाउस के प्रति बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, मतलब झूठ से ज़्यादा लाइकिंग या झूठ से ज़्यादा प्राइड महसूस करना, बार बार फ़ोन करके पूछना हाँ ठीक हो, कोई दूसरा बात करता है तो बुरा लगता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं पोसेसिव। तो मैकियावेली ने कहा था ये चीज़ प्रॉपर्टी के संदर्भ में, मैन जो है पोसेसिव है बाय नेचर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना चाहता है, और जो प्रॉपर्टी मैन के पास है उस प्रॉपर्टी के लिए मैन बहुत ज़्यादा प्राइड महसूस करता है, उस प्रॉपर्टी के लिए मैन की अनड्यू लाइकिंग है। जब मैकियावेली देखो ये बात कहते हैं तो याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था। मैकियावेली के जीवन काल में फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था और कैपिटलिज्म इमर्ज होकर आ रहा था। तो कैपिटलिज्म में एक क्लास होती है बुर्जुआ क्लास। बुर्जुआ क्लास अभी के लिए आप समझ लीजिए कैपिटलिज्म की रूलिंग क्लास है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी हैं, जिनके पास ऐसे टूल्स उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मार्क्स जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल से आएगा बुर्जुआ क्लास के बारे में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जब मैकियावेली ये बोलते हैं मैन इज पोसेसिव बाय नेचर, तब मैकियावेली इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे बुर्जुआ का हिंदी में मतलब है पूंजीपति। मैकियावेली ने देखो ये भी कहा अपनी वाइफ के लिए भी मैन बहुत ज़्यादा पोसेसिव होता है, तो प्रिंस को कभी भी किसी दूसरे पर्सन की वाइफ को टच नहीं करना चाहिए। आगे प्रिंस के द्वारा कहा जाता है लेकिन देखो ह्यूमन नेचर की काफ़ी सारी वीकनेस हैं और प्रिंस उन वीकनेसेस का, उन कमजोरियों का लाभ उठा सकता है अपने फ़ायदे के लिए, पावर को मेंटेन रखने के लिए। वीकनेस जैसे मैन को हमेशा डर लगता रहता है कि उनसे कोई ऐसी चीज़ ना छीन ले जिसकी सहायता से वो प्लेजर प्राप्त कर सकता है। जैसे प्रॉपर्टी इकट्ठा करके मैन को खुशी मिलती है, प्लेजर मिलती है।
तो प्रिंस क्या कर सकता है, प्रिंस लोगों को कन्विंस करवा सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होगा, मतलब आपकी हर एक उस चीज़ को कुछ नहीं होगा जिससे आप प्लेजर हासिल कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको सेफ्टी प्रोवाइड करूंगा, आपकी प्रॉपर्टी को आपसे कोई नहीं छीन सकेगा, मैं ये इंश्योर करूंगा। इस प्रकार की बातें जब प्रिंस के द्वारा बोली जाएंगी तो लोगों को मजबूर किया जा सकता है कि वो प्रिंस के आदेशों के अनुसार चलें। कहने का एसेंस ये है, मैकेवली के अनुसार प्रिंस को आना चाहिए कि लोगों की जो वीकनेस है, लोगों का जो नेचर है, ह्यूमन नेचर को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया जाए अपने फायदे के लिए। तो इस प्रकार से हमने समझा मैकेवली का व्यू क्या है ह्यूमन नेचर के बारे में। अब क्रिटिकली एसेस करते हैं। देखो, क्रिटिकल असेसमेंट में वही बातें आती हैं जो हमने पहले डिस्कस की। जैसे सेबाइन कहते हैं मैकेवली वाज नैरोली डेटेड, नैरोली लोकेटेड। जो सर्कमस्टांसेस थी मैकेवली के समय, उन सर्कमस्टांसेस की गहरी छाप देखने को मिलती है मैकेवली का जो व्यू है ह्यूमन नेचर के बारे में। क्योंकि याद कीजिए, शुरुआत में मैंने आपको बताया था सोसाइटी बहुत ज़्यादा करप्ट थी मैकेवली के समय। बहुत सारे पॉलिटिशियंस इमर्ज होकर आ रहे थे जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, वो जनता के बारे में नहीं सोचते थे। तो कंक्लूजन तो सेम है, लेकिन वही बात हम फिर से बोलेंगे, पूरी तरह से मैकेवली का जो व्यू है ह्यूमन नेचर के बारे में उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैकेवली के बारे में हम एक थिंकर को स्टडी करेंगे जिनका नाम है होब्स। होब्स ने भी ह्यूमन नेचर के बारे में इसी प्रकार की बात बोली थी। थॉमस होब्स तो इटली के नहीं थे, वो इंग्लैंड के थे, लेकिन उन्होंने भी यही बात बोली थी, ह्यूमन नेचर एक प्रकार से लालची है। ह्यूमन बींग्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और प्लेजर की तरफ भागते हैं। होब्स के द्वारा यह भी कहा गया, फियर इज द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी का आधार डर होना चाहिए। अथॉरिटी का डर होना चाहिए जनता के मन में। तो आप कह सकते हो मैकेवली का जो व्यू है ह्यूमन नेचर के बारे में, ये सही है कि वो पेसिमिस्टिक है, लेकिन पूरी तरह से आप मैकेवली के व्यू को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू आल्सो। आगे देखो, काफ़ी बार इस प्रकार की स्टेटमेंट दे दी जाती है, प्रिंस हैज़ टू बी बोथ फोक्स एंड लायन। ये मैकेवली की स्टेटमेंट है। लायन यानी शेर, आपको पता है, रिप्रेजेंट करता है ताकत को, और फोक्स रिप्रेजेंट करता है, लोमड़ी रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को। तो कहने का एसेंस ये है, प्रिंस के पास इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए और ताकत भी होनी चाहिए, मतलब डिफेंस भी होना चाहिए, इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। देखो, सेम ही बातें लिखनी है इस स्टेटमेंट के जवाब में जो हमने डिस्कस की थी फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। शुरुआत में आप बताओगे मैकेवली का मकसद क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, आप बताओगे मैकेवली एडवाइस देना चाहते हैं प्रिंस को। उसके बाद आप मैकेवली की मेथोडोलॉजी के बारे में बताओगे, ऑब्जर्वेशन और फोकस ऑन हिस्ट्री। उसके बाद आप बताओगे मैकेवली प्रिंस को कहते हैं प्रिंस शुड फोकस ऑन व्हाट इज, ना कि व्हाट ought टू बी। अगर कोई प्रिंस हर एक चीज़ में भलाई देखता है तो उसका बुरा होगा। वो ना सिर्फ अपने इंटरेस्ट को गवा देगा बल्कि लोगों के इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचा देगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी कितनी भी अच्छाई कर लो, डजेंट मैटर हाउ मच गुडनेस यू आर डूइंग फॉर दोज पर्सन्स, दे एक्चुअली डोंट केयर, वो आपका बुरा ही करेंगे और इसलिए बाद में प्रिंस को बहुत ज़्यादा दुख होगा। मैकेवली कहते हैं प्रिंस के पास क्लेवरनेस यानी फोक्स जैसी क्वालिटीज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचे जाते हैं, कंस्पायरेसीज होती हैं। अगर प्रिंस के पास फोक्स जैसी यानी लोमड़ी जैसी इंटेलिजेंस होगी तो प्रिंस को पता लग जाएगा कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और एक बार अगर प्रिंस को षड्यंत्र का पता लग जाता है तो उसके पास शेर जैसी यानी लायन जैसी ताकत भी होनी चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए। समझ गए? यानी इंटेलिजेंस इसलिए होनी चाहिए षड्यंत्रों का पता लग सके जो रचे जा रही हैं प्रिंस के अगेंस्ट, और ताकत इसलिए होनी चाहिए उन षड्यंत्रों के खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो, मैकेवली की ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी रिलेवेंट है। आज के समय में स्टेट को सर्वाइव करने के लिए ना सिर्फ इंटेलिजेंस की आवश्यकता है बल्कि डिफेंस की भी आवश्यकता है। तो उस लिहाज से देखें मैकेवली की ये स्टेटमेंट प्रिंस हैज़ टू बी बोथ फोक्स एंड लायन रेलेवेंट है। आगे देखो, काफ़ी बार इस स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इट इज़ बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। इस स्टेटमेंट को अभी हमने डिस्कस किया था। क्या लिखोगे आप अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट पूछ ली जाती है? शुरुआत में देखो, आप बताओगे मैकेवली की द प्रिंस जो बुक है वो स्टेट क्राफ्ट की दुनिया में बेस्ट बुक मानी जाती है।
एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक प्रकार से मैनुअल है मैकियावेली की द प्रिंस बुक। मैकियावेली के अनुसार स्टेटक्राफ्ट का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ पावर। मैकियावेली अपने प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि पावर का इस्तेमाल कब किया जाए और किया जाए तो कितने प्रोपोर्शन में किया जाए। पावर देखो मैकियावेली के अनुसार दो प्रकार की होती है, पावर ऑफ अट्रैक्शन यानी लव, और दूसरा पावर ऑफ कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब होता है फोर्स, और कोअर्जन से यानी फोर्स से क्या आता है, डर आता है, फियर। मैकियावेली ने देखो ये कहा प्रिंस को पहले ऑप्शन में यानी फर्स्ट ऑप्शन में पावर ऑफ कोअर्जन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी फोर्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए एज ए फर्स्ट ऑप्शन। शुरुआत में तो काम चलाना चाहिए पावर ऑफ अट्रैक्शन से अगर काम चलता है, लेकिन काम नहीं चलता है लव से, तो प्रिंस को कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए पावर ऑफ कोअर्जन को यूज करने से, यानी फोर्स को इस्तेमाल करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए प्रिंस को। क्योंकि सेम बात याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था, लोग देखो प्यार करते हैं प्रिंस को अपनी मर्जी से, लेकिन डर लोगों के मन में अपनी मर्जी से नहीं होता, डर दूसरे की मर्जी से होता है। लव करना लोग छोड़ भी सकते हैं, लेकिन डर आसानी से नहीं जाता। इसीलिए प्रिंस को अपनी बात मनवानी है तो लोगों के मन में प्रिंस का डर होना चाहिए। मैकियावेली ने प्रिंस को यह भी एडवाइस दी कि एक प्रिंस को ठंडे दिमाग का पर्सन होना चाहिए, यानी कोल्ड ब्लडेड लॉजिक। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और प्रिंस प्रोवोक हो गया, पावर का इस्तेमाल करने लगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंस छोटी मोटी बातों पे प्रिंस को पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार प्रिंस डिसाइड कर लेता है कि हाँ पावर का इस्तेमाल मैं करूंगा, उसके बाद कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए प्रिंस को। या तो पावर का इस्तेमाल करो ना छोटी मोटी बातों पे, लेकिन अगर प्रिंस पावर का इस्तेमाल करता है, पावर ऑफ कोअर्जन की यहाँ पे बात हो रही है, तो पूरी तरह से एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अगर एनिमी को, दुश्मन को छोड़ दिया जाता है तो दुश्मन रिवेंज लेने की सोचेगा, बदला लेने की सोचेगा। मैकियावेली के अनुसार रिवेंज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इसीलिए प्रिंस को अपने दुश्मन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि रिवेंज यानी बदले का जो स्कोप है उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, रिवेंज इज आल्सो ए वेरी पावरफुल सेंटिमेंट, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है रिवेंज। काफी बार इंसान रिवेंज को परस्यू करता है अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाई करके, नुकसान हो रहा है इंसान को, लेकिन फिर भी वो बदला लेना चाहता है। इसीलिए प्रिंस को कोई स्कोप नहीं छोड़ना चाहिए रिवेंज का। कहने का एसेंस ये है, यूज ऑफ फोर्स हैज टू बी कैलकुलेटेड। फोर्स का इस्तेमाल छोटी मोटी बातों पे ना किया जाए, लेकिन एक बार किया जाए तो कंप्लीटली दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।